साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहारा रिफंड से जुड़े हुए ज़्यादातर मुद्दों पर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उन जमाकर्ताओं से, उन ईमानदार सहारा के एजेंट से, फील्ड वर्कर से, कर्मचारियों से कि अपने जीवन को वो इस हताशा भरे, निराशा भरे माहौल में जो वर्षों से इंतजार करते आ रहे हैं अपने भुगतान का, वो ऐसा न करें। क्योंकि कहीं न कहीं जब आप सहारा में पैसा जमा किए हैं तो आप अपने घर के आर्थिक संरक्षण करता है, आर्थिक स्रोत करता है। तो अगर आप अपने जीवन को समाप्त करते हैं दर्दनाक तरीके से, तो आपके घर के आर्थिक संरक्षणकर्ता, आर्थिक स्रोत की भी जान जाती है। तो आप सोचिए कि आपके रहने के बावजूद भी आपका परिवार कितना परेशान है, लेकिन एक गार्जियन के स्वरूप में आप हैं। लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो फिर आपका परिवार कितने दर्दनाक दौर से गुजरेगा, क्योंकि उसके घर से एक गार्जियन, एक आर्थिक संरक्षणकर्ता इस दुनिया से जा चुका होगा। तो फिर कितना परिवार आपका टूट जाएगा। साथियों, सहारा के संबंध में हम लोग बात करेंगे इसमें। और जब मैं सहारा के विषय में बात करता हूं तो वो 2008 के आसपास का दौर एक बार मैं जरूर बोल जाता हूं, क्योंकि वहीं से सहारा ने छलना ठगना शुरू किया था अपने निवेशकों को। जो उनका रियल एस्टेट का पॉलिसी था, हाउसिंग का पॉलिसी था, उसमें इन्होंने 25,731 करोड़ रुपए गलत तरीके से जमा कराए। फिर जो मैच्योरिटी करनी थी, पैसा रिटर्निंग का प्लान था इनका, ये रुक गया और अंत में जमाकर्ता कोर्ट का रास्ता पकड़े। और कोर्ट इनको फटकार लगाता है और कहता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का जो एक्ट है उसका आपने उल्लंघन किया है, सेबी के गाइडलाइन का आपने उल्लंघन किया है। और सहारा को इस लायक भी कोर्ट नहीं समझती कि उनको पैसा वापसी का ऑर्डर जारी किया जाए। उनसे पैसा जमा कराना ही उचित समझा उस समय कोर्ट ने, और 25,731 करोड़ रुपए सेबी में जमा करना था। और सेबी के जरिए हाउसिंग और रियल एस्टेट के जो जमा करता है उनको 15% ब्याज के सहित भुगतान करना था। और उसमें से सेबी ने जिनका डाटा उनको मिला, उन्होंने भुगतान करना शुरू भी किया। उसी में इन्होंने ट्रक से भेजे थे दस्तावेज, और उसमें से कुछ दस्तावेज वहां पर सेबी ने रखे, बाकी सब रिटर्न भी किए थे। लेकिन असली खेल अंदर अंदर सहारा कर रही थी, या कुछ कर भी चुकी थी, क्लू साफ। और उसके बाद जो इनका रियल एस्टेट और हाउसिंग का डिवेंचर का पैसा था, वो सीधे इन्होंने सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिया। और फिर उसके बाद बड़ी चालाकी से अपने लोगों को लगा दिया कि ओरिजिनल जो बॉन्ड है पहले के, रियल एस्टेट हो, हाउसिंग हो, उस बॉन्ड को लेकर के सोसाइटीज के बॉन्ड दिए जाएं और उस पर फिक्स डिपॉजिट दिखा दिया जाए। उसी में ज्वाइनिंग पॉइंट का भी कुछ खेल इन्होंने खेला है। और उसी में इन्होंने मल्टीपल जो मेंबरशिप है, ऐसा भी खेल उस समय जाने अनजाने खेल दिया गया। और ये चलता रहा आगे। ये जानबूझ कर की हुआ है, जाने अनजाने मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब बड़ी ही सातिराना तरीके से, सोची समझे तरीके से ये साजिश को अंजाम दिया गया था। क्योंकि उसके बाद इनका सोसाइटी का पॉलिसी एक्टिव हो चुका था। उसमें इन्होंने पुराने जमाकर्ताओं को नए पॉलिसी का, सोसाइटी का बॉन्ड दे दिया था। और ये कोर्ट में ये कहने चले गए फिर कि मैंने 92% से 95% तक के जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया है। लेकिन फिर भी कोर्ट नहीं मानती है, इनको 10,000 करोड़ रुपए और जमा करने के लिए कहती है। और उसमें अवमानना का नोटिस भी इनको लगा था, जारी हुआ था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब से ही चला आ रहा है इनके ऊपर। और फिर ये क्या किए, धीरे धीरे ये सोसाइटीज में 86,000 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर चुके थे अपने निवेशकों से। कन्वर्जन जो किया सो किया अलग, उसके बाद ये 86,000 करोड़ से प्लस इन्होंने कलेक्ट कर लिया था सोसाइटीज के पॉलिसी में अपने जमाकर्ताओं से। और फिर इन्होंने एक ऐसा खेल खेला जो पहले भी कर चुके थे। वीडियो में मैंने बताया शुरू में कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का डिवेंचर का पैसा ये सोसाइटी में ट्रांसफर कर चुके थे। वो अनलीगल एक्टिविटी पहले ही कर चुके थे। ठीक उसी तरह से इन सोसाइटीज का पैसा 86,000 करोड़ में से ये 62,000 करोड़ के आसपास रियल एस्टेट के एमबी वैली में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। ये कितना धोखाधड़ी, और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के एक्ट 64 का खुला उल्लंघन था। और ये मानक के बिल्कुल विपरीत था। आप कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी का पैसा आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज कंपनीज के जो होते हैं वहां आप
इसको रख सकते हैं, या फिर बैंक में रख सकते हैं, या फिर ये सरकार के द्वारा जो शेयर सिक्योर्ड होते हैं ऐसे जगह भी आप निवेश कर सकते हैं, रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात कि उस दौरान 2012, 13, 14 तक इसी दौरान की ये घटनाएं हैं। जब ये ट्रांजैक्शन इतने बड़े बड़े किए गए तो उस समय सेबी, आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सोसाइटीज के ये लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली में बैठे हुए क्या कर रहे थे ये लोग। और आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं अगर चुप हों और इतने इनवैलिड ट्रांजैक्शन बड़े बड़े अमाउंट के किए जाएं और पता तक न चले किसी को, तो आप समझिए कि सरकार हो उस समय की या ये संस्थाएं क्यों चुप रह जाती हैं ऐसे इनवैलिड एक्टिविटीज के कंपनियों के ऊपर, ये आप बेहतर जानते हैं। फिर धीरे धीरे आगे होता है, समय बढ़ता है, केस चलते रहते हैं और इसी क्रम में पैसा न जमा करने की वजह से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से सहारा प्रमुख को गिरफ्तार भी किया जाता है। ये क्रम चलता रहता है और जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो सहारा के जो बैलेंस शीट उसके द्वारा पकड़ में आ जानी चाहिए थी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, लेकिन उन्होंने भी इसको नजरअंदाज किया। क्यों किया आप बेहतर समझते हैं। सब कुछ सहारा के पक्ष में, इतना छल, इतना धोखाधड़ी, इनवैलिड लीगल एक्टिविटीज एक्ट का सीधा खुला उल्लंघन करने के बावजूद भी सभी लोग उस समय चुप थे। कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नीचे सब कुछ उसी तरह चल रहा था जैसे सहारा चाहती थी। और जो जमाकर्ता हैं, जो ईमानदार सहारा के अंदर काम करने वाले थे, वो फंस रहे थे और वो भुगतान के लिए तड़प रहे थे, परेशान थे, क्योंकि कैश उनको मैच्योरिटी के रूप में नहीं मिल रहा था। और अगर देखें तो सहारा की जो देनदारी है अपने जमाकर्ताओं के, जो इनकी कंपनीज हैं, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो 3 लाख करोड़ से ऊपर ही बनती है इनकी लायबिलिटी, जो कि जमाकर्ताओं को वापस करनी है। और फ्रॉड का तरीका देखिए कि तमाम कंपनियां हैं, किस किस कंपनियों की जांच कब कब होगी। और यहाँ का कानून इतना लचीला है कि सभी लोग बाहर घूम रहे हैं और जमाकर्ता निराश है। जो ईमानदार कर्मचारी हैं सहारा के, वो निराश हैं। जो इनके निवेशकों की संख्या है वो लगभग 9 करोड़ 88 लाख के आसपास है, जिसमें कि मल्टीपल जो मेंबरशिप है वो भी इसमें काउंट है। अगर उनको हटा दिया जाए मल्टीपल मेंबरशिप को, तो लगभग 7 करोड़ के आसपास में इनके एग्जैक्ट निवेशक लगभग हैं, जिनका भुगतान इनको लगभग 3 लाख करोड़ के ऊपर करना है। अब ये होगा कैसे? जो मेरा नजरिया है या जो आईए फाइल किया गया है उसमें इन सब बातों का हवाला दिया गया है। इसीलिए मैं वीडियो के शुरू में बोला था कि इतने वर्षों तक इंतजार करने के बाद निराशा में जमाकर्ता या एजेंट, सहारा के ईमानदार जो कर्मचारी रहे हैं, गलत कदम न उठाएं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आईए फाइल हुआ था वो लगा था सुनने के लिए, लेकिन समय अभाव के कारण सुना नहीं जा सका है, लेकिन संज्ञान में पहुंच चुका है। और जो इस समय 2 कंपनियों को डेवलपमेंट करने के लिए वर्सोवा की भूमि पर ऑर्डर दिया गया है, वो भी उसी श्रेणी का एक हिस्सा है। जिस लेवल पर इस केस को ले जा करके सुनवाई करनी है उसका एक हिस्सा मात्र है, ये शुरू हो चुका है। सहारा के जितनी भी कंपनी है, कुछ समय पहले छापा पड़ा था तो 700 संदिग्ध कंपनियों का नाम सामने आया था, तो और भी हो सकती हैं। तो जितने भी कंपनियां हैं रजिस्टर्ड, उनको एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत है। सारी कंपनियों को एक जगह लिक्विडेट करने की ही जरूरत है। फिर उसके बाद जो इनके पार्टनरशिप फर्म हैं, सोसाइटीज हैं, उन सभी को एक जगह लिक्विडेट करने की जरूरत है। और जितने भी इनके बैंक खाते हैं उनको भी कॉन्फिडेंट में ले करके उन सभी खातों को एक जगह करने की जरूरत है। और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, सबका डाटा एक जगह करना जरूरी है। अगर ये सभी चीजें अगर हो सके, समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में अगर ऑर्डर होगा तो 100% होगा। इनके सारे कंपनीज हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सोसाइटीज हो, बैंक के अकाउंट हो, इनके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, सब एक जगह करके काउंट किया जाए
और जितने भी इनके प्रॉपर्टीज हैं इनको नीलाम किया जाए, बिक्री किया जाए, क्योंकि 3 लाख के ऊपर इनकी लायबिलिटी है, इनको देना है जमाकर्ताओं को। जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक इतना बड़ा अमाउंट जमाकर्ताओं को देने के लिए तैयार होगा भी नहीं। इसलिए इसकी शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है और रास्ता जैसे ही क्लियर होगा और जो नीचे आइए हैं उस पर जब सुनवाइयां शुरू होंगी तो ये धीरे धीरे माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना ही होगा, क्योंकि इतने 100 कंपनियों का अलग अलग केस सुनना, कई ऐसे बैंक खाते अलग अलग तरीके से उनको टटोलना, सभी अलग अलग प्रॉपर्टियों के बारे में नीलामी का ऑर्डर करना, डेवलपमेंट का ऑर्डर करना थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर सभी चीजों को एक जगह किया जा सके, क्योंकि सहारा का यही आधार बना था छल का कि चीजें इतनी बिखरा दी जाएं, इतनी कंपनियां रजिस्टर्ड करके एक बंद होती है, पकड़ में आती है, दूसरी बंद होती है, तीसरी 50वीं बंद होती है, तो 91वीं ये इन्होंने किया था कि चीजें इतनी बिखर जाएं कि समेटते ही न बन। तो यही करना होगा, लास्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट को सख्ती के साथ कराना होगा कि चीजें जो बिखरी हुई हैं, सहारा ने बिखेर के रखा है, उन चीजों को इकट्ठा करें और सभी प्रॉपर्टियों को अपने देख रेख में नीलाम करें और जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा इनको रिटर्न करना है अपने जमाकर्ताओं को विथ ब्याज, वो दिया जा सके। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्द करना भी चाहिए, क्योंकि जितनी ये दर्दनाक तरीके से मौत हो रही हैं, जिंदगियां जा रही हैं, ये भी वो देख रहे हैं। और प्रॉपर्टी है, बैंक में बैलेंस भी है, और जो बड़े लेवल पर सहारा के लोग हैं बहुत ही आलीशान तरीके से रह भी रहे हैं। विदेशों में कुछ लोग रह रहे हैं, विदेशों में प्रॉपर्टियां बना ली हैं, लेकिन आम जमाकर्ता जिनके पैसे से वो आज हवा में उड़ रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बना है, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। निराशा के भंवर में सहारा के कर्मचारी, एजेंट, फील्ड वर्कर और जमाकर्ता अपनी दर्दनाक मौत को जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही अपेक्षा है कि आप स्वतः संज्ञान लेंगे और कुछ इसी तरह का कड़ा डिसीजन आप लेंगे कि तेजी से इस पर काम हो, और जो तमाम सोसाइटीज के बॉन्ड हैं, मल्टीपल हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग पॉइंट के हो, इन सब का जांच बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि ये सहारा के ऑफिस ने ही जारी किया है। और जैसे ही सारे बिखरे हुए चीजों को आप इकट्ठा करेंगे, भुगतान का रास्ता खुद ब खुद बहुत तेजी से क्लियर हो जाएगा। तो जो बॉन्ड है वो सहारा का दिया है और वो मैच्योर हो चुका है या मैच्योरिटी आने वाले समय में होगी, तो वो लीगल बॉन्ड है और उनको पैसा आधिकारिक रूप से मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर पैसा मिला होता तो बॉन्ड उनके हाथ में नहीं होता, कन्वर्जन का ही सही, लेकिन बॉन्ड उनके हाथ में है और उस पर उनको भुगतान मिलना ही चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इन चीजों को करे, क्योंकि और जिंदगी इस दुनिया से न जा पाए, उनका परिवार न उजड़ने पाए। और बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, सहारा कर्मचारी हैं कि आज भी उस अहम में रहते हैं, आके कमेंट बॉक्स में हो या वीडियो के माध्यम से बोलते हैं, उन्हें भी सचेत होने की जरूरत है। क्या आपको इतनी दर्दनाक मौत, ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे जमाकर्ताओं के आंसू नहीं दिखते? ऐसी परिस्थितियां ऐसे परिवारों की नहीं दिखती? या आप आज भी गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं? आप जुड़िए ऐसे लोगों से जो कि दिन रात एक करके प्रयास कर रहे हैं जमाकर्ताओं के भुगतान की। कई वीडियो से लगातार और आज बहुत कुछ मैंने बोला है जो वो सत्यता है, तथ्य के हिसाब से बोला है। तो आप भी साथ आइए, ना कि गलत तरीके से जमाकर्ताओं के प्रति या अपने ईमानदार कर्मचारियों के प्रति दुर्भावना भरे मन से आप बोलें, ताकि और निराशाजनक माहौल बने। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग तक ये सब जानकारियां पहुंचे और वो जागरूक हों और हिम्मत से काम लें और थोड़ा और इंतजार करें। भुगतान का रास्ता जरूर क्लियर होगा, भुगतान सबको मिलेगा, सभी के हाथ में लीगल बॉन्ड है, लीगल पेपर है, तो भुगतान जरूर होगा, मैं 100% श्योर हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।